गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जनरली ह्यूमन में आने के पहले एनिमल डिजीज था, जो कि चिंपैंजी एंड मंकीज़ में होता था। तो किसी वजह से ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो गया है और तब से ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये ह्यूमन का एक बहुत ही घातक डिजीज़ बन चुका है। ये फर्स्ट देखा गया था 1980 में, अफ्रीका के एक कंट्री में ये देखा गया था और तुरंत ये इतना तेज़ी से फैला है। 1980 में ही ये 34 मिलियन, एक साल से 2 साल के बीच में ही पूरा 34 मिलियन, 1 मिलियन में 7 करोड़ होता है, 34 मिलियन पॉपुलेशन को कवर कर लिया था। इतना कम्युनिकेबल डिजीज़ था कि और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था कैसे फैलता है, कैसे एक दूसरे में जा रहा है, और लोग अपना डेली लाइफ स्पेंड कर रहे थे और धीरे धीरे ये फैलते जा रहा था। 2003 तक आते आते ये और ज़्यादा हो गया और 20 मिलियन पीपल्स डाई 20 मिलियन पीपल का मौत हुआ है एड्स से 2003 में, जिसमें 15% चिल्ड्रन थे। 15% चिल्ड्रन थे। उसके बाद एग्जैक्ट 2003 में, ओनली इन 1 ईयर, एक साल का अगर बात करें 2003 में, तो 5 मिलियन पीपल अफेक्टेड हुए थे, जिसमें से 0.7 मिलियन चिल्ड्रन था। तो ये दिन पर दिन बहुत तेज़ी से बढ़ते आ रहा था। उसके बाद WHO एक स्ट्रेटेजी लेके आई इसके अगेंस्ट, इसको ठीक करने को, इसको प्रिवेंट करने को, इसका अवेयरनेस बढ़ाने का स्ट्रेटेजी लेकर आई। उसके बाद से धीरे धीरे ये कम होना शुरू हुआ है और टारगेट है 2030 तक इसका एलिमिनेट करने का टारगेट दिया हुआ है। तो ये इंडिया में कब आया? इंडिया में आया है 1986 में इंडिया में आया है। कहाँ? तमिलनाडु में एक गांव में आया था। 1986 फर्स्ट केस डिटेक्टेड इन तमिलनाडु। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ते गया और कुछ ही सालों में पूरा होल इंडिया को कवर कर लिया है। अकॉर्डिंग टू इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस, मतलब नंबर ऑफ केसेस के अकॉर्डिंग जैसे बढ़ रहा है, इंडिया को 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है कि जिस कैटेगरी में ज़्यादा है बहुत, वो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 में थोड़ा कम, और कैटेगरी 3 में लो इंसिडेंस रेट ऑफ एड्स है। कैटेगरी 1 में कौन कौन आता है? जैसे कि हम बोले तमिलनाडु में फर्स्ट केस और सबसे ज़्यादा केस वहीं पे था। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब है, और तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ये सब स्टेट हैं। यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है और ज़्यादा केसेस ऑफ एड्स है। और 2 में आता है, कैटेगरी 2 में आता है गुजरात, गोवा और पांडिचेरी। यहाँ पे मॉडरेट केसेस हैं, और उसके बाद जो बच गया वो कैटेगरी 3 में आता है। तो ये सब कैटेगरीज है इंडियन स्टेट्स का, जहाँ पे एड्स का रेट ज़्यादा कम के हिसाब से बांटा गया। टोटल नंबर अभी के समय, टोटल नंबर ऑफ केसेस इंडिया में है 2.12 मिलियन। इंडिया में 2.12 मिलियन, और प्रिवेलेंस है इसका 0.26%। मतलब जितना आबादी है उसका 0.26% को एड्स है। तो ये हो गया एपिडेमोलॉजी क्या और डेमोग्राफी ऑफ एड्स, कहाँ से आया, कब आया, अभी तो पूरा वर्ल्ड में है, और इंडिया में कितना है, कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन से स्टेट में कम है। तो ये हो गया एपिडेमोलॉजी और डेमोग्राफी। इसके बाद है किस एज ग्रुप को ज़्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है, तो इसको भी बांटा गया है। 14 साल से कम के लोगों में 5%,
यानी मान लो अगर 100 आदमी को एड्स है, उसमें से 14 लोग उसमें से 5 लोग 14 साल के नीचे 5%, 15 से 29 साल तक हैं 32%, मतलब 32 लोग का एज 15 से लेके 29 साल के बीच में। 56% है 30 से 44, मतलब अधेड़ उम्र के लोगों में 56%, इतना ज़्यादा है। और 54 से ज़्यादा है 67%। तो सबसे ज़्यादा किस में है? 30 से 44 एज ग्रुप के लोगों में, उससे थोड़ा सा कम 15 से 30 तक, और फिर बच्चों में कम है और बूढ़ों में कम है इसका रेट। उसके बाद फिर मेल में ज़्यादा है कि फीमेल में ज़्यादा है? तो ये मेल में ज़्यादा है, 71% मेल इसमें अफेक्टेड है। ये हो गया एज वाइज एंड सेक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स। और कहाँ कहाँ ज़्यादा है, कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तो ये सब डेमोग्राफी में आता है। इसके बाद है रूट ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है, एक से दूसरे में कैसे होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे क्या क्या रूट ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है इसका? रूट ऑफ ट्रांसमिशन होगा, पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, ये एसटीडी में आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तीसरा निडल प्रिक से होता है। और चौथा डिलीवरी के दौरान मदर से बच्चों में होता है। तो ये 3 तरह से, मोटा मेनली 4 तरह से ट्रांसमिट होता है। पहला क्या हो गया, सेक्स से ट्रांसमिशन हो रहा है, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो रहा है, तीसरा मदर से बेबी में हो रहा है, और चौथा निडल प्रिक से हो रहा है। ये 4, और भी अदर वेज हो सकते हैं, पर ये 4 से मेन होता है। तो सबसे ज़्यादा किससे हो रहा है ये? सबसे ज़्यादा हो रहा है 85% केस होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन से 85%। उसके बाद होता है पेरीनेटल, मदर से बेबी में, ये जो हो रहा है 3%। तो 85% चांसेस है अगर कोई पेशेंट को एड्स है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप किया जाए, तो 85% चांसेस है कि हो जाएगा। मतलब अगर 100 आदमी से सेक्स किया है तो 85 लोगों को एड्स होगा। दूसरा है पेरीनेटल ट्रांसमिशन, मदर से बेबी में, इसका है 3%। मतलब अगर 100 मदर को एड्स है तो 3 बेबी को एड्स होने का चांसेस है। इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी का एड्स का ब्लड किसी को दे दिया गया, तो इससे 2% होने के चांसेस हैं। उसके बाद इंजेक्टेबल, मैंने इंजेक्शन से ड्रग एब्यूजर्स को, उसको भी 2% होने के चांसेस है, यानी 2 से 3% होने के चांसेस है। दूसरा क्या हो गया, और कुछ दूसरा तरीका से हो सकता है 6%। तो मेनली हो रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, उसके बाद हो रहा है मदर से बेबी में, और बाकी नीडल से भी हो सकता है, कम चांसेस है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, कम चांसेस है। तो ये 4 तरीके से मेनली फैल रहा है। इसके बाद कैसे फैलता है, कौन फैलाता है, क्या इसका एजेंट है, क्यों होता है, ये सब देख जाना जरूरी है। तो इसका एजेंट कौन है? वायरस की बैक्टीरिया, ये वायरल डिजीज है। आरएनए वायरस है जो कि रेप्लिकेट करता है बहुत जल्दी। तो जब सबसे पहले एड्स का वायरस का आविष्कार हुआ था, मतलब इसके बारे में जाना गया था, तो उसका नाम रखा गया था लिम्फ एडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, LAV, लिम्फ एडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, क्योंकि एड्स के जो मरीज हैं उनको लिम्फ एडेनोपैथी कॉमन फीचर देखा गया था, अभी भी होता है। उसके बाद धीरे धीरे इसका नाम जब पता चला कि टी सेल पे हमला करता है, टी सेल को नष्ट करता है, तब इसका नाम पड़ा ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, HTLV, ये इसका नाम पड़ा। फिर धीरे धीरे और एडवांस हुआ तो पता चला कि पूरा इम्यूनिटी को ही हिला के रख देता है, तो फिर इसका नाम पड़ा इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस RNA वायरस है, जो कि स्पेशली टी हेल्पर सेल को
नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है। रिजर्वियर कौन है इसका, ये वायरस कहाँ रहता है, किसमें? पहले तो इसका चिंपैंजी मंकी था, अभी इंडिया में सॉरी अभी मैन में आ गया है। इसका रिजर्वियर हो गया केस और कैरियर, केस भी और कैरियर भी, दोनों में ये रहता है, रिप्रोडक्शन करता है, फलता है फूलता है, दोनों में है। तो केस और कैरियर हो गया इसका रिजर्वियर। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, जैसा कि अभी बताया इतना सारा, लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है? पहला है ब्लड, दूसरा है सीमेन, तीसरा है CSF, ये तीनों बहुत मेन है। और जो वायरस है ये ब्लड से जाता है, ब्लड से जाकर सीधे ये ट्राई करता है CSF में जाने का, CSF में जाकर नर्वस सिस्टम तक जाता है और वहाँ पे मैनिफेस्टेशन देता है, नर्वस मैनिफेस्टेशन देता है, मतलब CNS रिलेटेड सिम्टम देता है। तो तीन मेन है, क्या क्या? ब्लड, सीमेन और CSF, ये तीन मेन है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे बॉडी फ्लूइड में मिलता है, इससे ब्रेस्ट मिल्क में मिलेगा, सलाइवा में मिलेगा, टीयर्स में मिलेगा, लिम्फ नोड में मिलेगा, लिम्फ में मिलेगा, बोन मैरो में मिलेगा और बहुत सारे विसरा में भी मिलता है। तो अभी तक तो जितना आविष्कार हुआ है, जितना डिस्कवरीज हुआ है, उससे पता चला है कि ये सीमेन, ब्लड और CSF से फैलता है, पर ये सलाइवा में भी पाया जाता है, ये लिम्फ में भी पाया जाता है, ये टीयर में भी पाया जाता है। तो हो सकता है आगे चल के भी पता चले कि ये सलाइवा से हो रहा है, जूठा खाने से हो रहा है, किस करने से हो रहा है। अभी तो इसका कोई पुष्टि नहीं हुआ है कि किस करने से या फिर जूठा खाने से होता है, पर में भी इसमें तो है वायरस, तो चांसेस हो सकता है। आगे और स्टडी का फर्दर ज़रूरत है, तो अभी तक इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि किसिंग और जूठा खाने से ये होता है मतलब एक से दूसरे में होता है। और हाँ, ब्रेस्ट मिल्क से होता है, अगर बेबी एक्सक्लूसिवली फीडिंग कर रहा है तो होने के चांसेस हैं बेबी में, अगर मदर को एड्स है तो। ये हो गया सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है। और इसका रिजर्वियर कौन है? मैन। कौन मैन? जिसको एड्स है, यानी डिजीज्ड मैन, और जो एड्स को कैरी कर रहा है यानी कैरियर। किस एज ग्रुप में होता है बता चुके हैं, सबसे ज़्यादा किस में होता है? 30 से 44 तक, और बाकी सब में भी होता है। मेल में ज़्यादा कि फीमेल में ज़्यादा? ये मेल में ज़्यादा होता है। हाई रिस्क ग्रुप कौन? किसमें ज़्यादा होता है? कौन से लोगों में ज़्यादा होता है? हाई रिस्क ग्रुप कौन है? हाई रिस्क ग्रुप का सबसे ज़्यादा है होमोसेक्सुअल, क्योंकि ये ब्लड से कंटामिनेटेड होता है। तो होमोसेक्सुअल को कैसे हो सकता है ज़्यादा? वो होमोसेक्सुअल एनस रूट से इंटरकोर्स करते हैं, जिससे एनस में टीयर होता है, वहाँ से ब्लड निकलता है, और ये सीमन में वायरस रहता है, ये वायरस जाके वहाँ से ब्लड को कंटामिनेट कर सकता है, इसलिए होमोसेक्सुअल्स को बहुत ज़्यादा होना चाहते हैं। तीसरा है हेट्रोसेक्सुअल, यानी एक मैन, मेल और फीमेल जो भी है, वो बहुत सारे लोगों से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है और अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो सबको इन्फेक्ट कर देंगे। तो इसलिए होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल ये दोनों बहुत ज़्यादा ही हाई रिस्क ग्रुप है, स्पेशली प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह जो होते हैं वो सब। और दूसरा कौन है? जिसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, उसको होने का चांसेस है। या फिर जो बार बार ब्लड दे रहा है ट्रांसफ्यूज, किसी को हीमोफीलिया है या फिर किसी को हीमोफीलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे खैर किसी को ऐसा कोई डिजीज़ है जिसको बार बार ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ती है, थैलेसीमिया में उसको बार बार ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कोई डिजीज़ है। या फिर जिसको ल्यूकीमिया है, इसको बार बार ब्लड देना पड़ रहा है, तो गलती से कोई ऐसा ब्लड आ गया जो कि HIV पॉजिटिव है, तो उसको हो सकता है। तो ये लोग हाई रिस्क ग्रुप होते हैं। तो ये हो गया। अब डिजीज़ कैसे होता है? जैसे कि बताया गया कि ये T हेल्पर सेल को अटैक करता है, वायरस ब्लड में घुसकर T हेल्पर सेल को अफेक्ट करता है। T हेल्पर सेल के अंदर घुस के उसमें डोर्मेंट कंडीशन में भी रह सकता है, जो कि हो सकता है 5 साल 10 साल बाद एक्टिव हो, या फिर तुरंत ही उसको नष्ट कर सकता है। तो धीरे धीरे T हेल्पर सेल नष्ट हो रहा है। T हेल्पर सेल क्या करता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो एक तरह T हेल्पर सेल और T किलर सेल। तो हेल्पर सेल का ज़्यादा अमाउंट होता है, किलर सेल कम होता है।
किलर सेल क्या करता है, डायरेक्ट जाके नष्ट कर देता है कोई बैक्टीरिया वायरस को। हेल्पर सेल क्या करता है, बूस्ट करता है इम्यूनिटी को। तो हेल्पर सेल धीरे धीरे कम हो जाएगा। टी सेल का अमाउंट उतना ही है किलर सेल का, लेकिन हेल्पर सेल कम हो रहा है। तो ये होता है 2:1 का रेशियो में होता है, और ये रेशियो उल्टा हो जा रहा है क्योंकि हेल्पर सेल कम हो रहा है और टी सेल उतना का उतना ही है। इससे क्या होता है, इम्यूनिटी डिसबैलेंस हो जाता है, और फिर कोई भी इन्फेक्टिव मटेरियल आता है तो किलर सेल तो मारता है, लेकिन फिर उसको बूस्ट करने के लिए टी हेल्पर सेल कम है। तो फिर धीरे 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 वो इन्फेक्टेड होने लगता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस को उसको इन्फेक्ट करने लगता है। तो बार बार रिपीटेडली इन्फेक्शन होता है एड्स के लोगों में, और अल्टीमेटली एक कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिससे वो कम्बैट नहीं कर पाता है और डेथ हो जाता है। तो एड्स का मेन कॉज ऑफ डेथ है इन्फेक्शन, दूसरा टाइप का इन्फेक्शन। तो ये है पैथोलॉजी एक शॉर्ट फॉर्म में। तो एड्स क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और उससे कैसे होता है बता दें, ब्लड कॉन्टैक्ट से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, मदर से चाइल्ड में। मदर से चाइल्ड में कैसे होता है, मदर से चाइल्ड में ये होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, डिलीवरी के समय होता है। डिलीवरी के समय कट वट किया जाता है, एपिसोडोमी दिया जाता है, वहाँ से ब्लड निकलता है, बेबी का मिल्क स्टार्ट होता है। बेबी का अगर कोई या फिर बेबी का कहीं और कट वगैरह हो गया, बेबी फोर्स से डिलीवरी हो रहा है, कहीं टीयर वगैरह हो गया, तो वो ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट होगा, उससे होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ड्यूरिंग डिलीवरी होता है बेबी में, मदर टू बेबी। या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो गया, लेकिन उसके बाद ब्रेस्ट, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट, रोज़ ब्रेस्ट करते करते वो धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो ही जाता है। कितना, तो मदर से बेबी में 3% 3 से 4% तक होने के चांसेस है। तो इस तरह से फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, मैक्सिमम 10 ईयर्स, 10 साल तक इंक्यूबेशन। मतलब आज कोई अगर गलती से कंटामिनेटेड हो गया या फिर जानबूझ के कोई ऐसे रेड लाइट एरिया में जा रहा है, या फिर ड्रग ले रहा है, उसको पता नहीं है कि जो साथ में है वो एड्स का पेशेंट है, और वो अंदर अपना ले लिया है एड्स का वायरस इन एनी हाउ, तो 10 साल तक हो सकता है कि उसको पता नहीं चले कि एड्स है। इंक्यूबेशन पीरियड 10 ईयर होता है। लेकिन वायरस एक बार ब्लड में घुसता है तो कहाँ जाता है, टी हेल्पर सेल के अंदर चल जाता है। तो वायरस अगर हम जान गए हैं कि हम कंटामिनेटेड हो सकते हैं, हम ऐसे व्यक्ति से एक्सपोज हुए हैं जिसको एड्स है, पता चल गया है, तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर क्या उपाय है, बचने का उपाय है। तो ब्लड में वायरस घुस गया है, ये वायरस अगर तुरंत ब्लड टेस्ट कराएंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि एंटीबॉडी जनरेट होते होते